साल 1975। भारत में एक ऐसा समय जब रातों रात लोकतंत्र को कुचल दिया गया। देश की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी अचानक पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कर चुकी थी। फोन टेप हो रहे थे, अखबारों की सुर्खियों पर सेंसरशिप थी और जो सरकार के खिलाफ बोलता उसे जेल में डाल दिया जाता। लेकिन सवाल ये है, इमरजेंसी क्यों लगी? क्या सच में देश खतरे में था या फिर ये सिर्फ एक नेता की सत्ता बचाने की चाल थी? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। गरीबी हटाओ का नारा हर तरफ गूंज रहा था और लोग उन पर भरोसा भी कर रहे थे। लेकिन राजनीति में जीत के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। 1973 आते आते देश में आर्थिक संकट गहराने लगा। पाकिस्तान से युद्ध के बाद खजाना लगभग खाली था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई अपने चरम पर थी और जनता का गुस्सा उबाल लेने लगा था। उधर गुजरात और बिहार में स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके थे। इन प्रदर्शनों की कमान जयप्रकाश नारायण ने संभाल ली थी। वे एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे थे जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। इसी बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दे दिया। आरोप था कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में धांधली की थी। कोर्ट का फैसला आते ही पूरा देश हिल गया। इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। विपक्षी नेताओं मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलेआम इस्तीफे की मांग कर दी। लेकिन सत्ता इतनी आसानी से हाथ से नहीं जा सकती। इंदिरा गांधी ने अपने सबसे करीबी सलाहकारों के साथ बैठक की। संजय गांधी, उनके बेटे, इस मीटिंग के सबसे प्रभावशाली शख्स थे। कहा जाता है कि संजय गांधी का राजनीति पर खासा असर था। उन्होंने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अगर सत्ता बचानी है तो कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। और फिर वो रात आई जिसने भारतीय लोकतंत्र को हिला दिया। 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर इमरजेंसी की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। उस रात लाखों लोग सोए तो एक लोकतांत्रिक देश में, लेकिन जागे एक तानाशाही भरे माहौल में। सुबह होते ही देश के बड़े विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों को सरकार से मंजूरी लेने के बाद ही खबरें छापने का हुक्म दिया गया। जो विरोध करता उसे सीधा उठा लिया जाता। पुलिस को असीमित अधिकार दे दिए गए। इमरजेंसी का असर हर तरफ दिखने लगा था। सरकार ने अपने खिलाफ किसी भी तरह की आवाज को कुचलने के लिए नए कानून बना दिए। सबसे पहला बदलाव आया न्यायपालिका पर। अब कोर्ट सरकार के किसी भी फैसले को चैलेंज नहीं कर सकती थी, यानी कि जो भी कानून सरकार बनाए वो अंतिम होगा। दूसरा बदलाव यह आया कि केंद्र सरकार को राज्यों के कानून रद्द करने और जब चाहे सेना भेजने का अधिकार मिल गया था। तीसरा बदलाव था संसद और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने का। और सबसे खतरनाक फैसला था मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब सोचिए, एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब था? अब किसी के पास ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ना जीवन जीने का अधिकार। कोई पुलिस वाला आपको बिना कारण गिरफ्तार कर सकता था और आपको अदालत में पेश करने की भी जरूरत नहीं थी। कई लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया गया। लेकिन इमरजेंसी का सबसे अमानवीय पहलू था नसबंदी अभियान। ये विचार संजय गांधी का था, जो जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लोगों को जबरन नसबंदी कराने पर मजबूर कर रहे थे। सरकारी अधिकारियों को टारगेट दिया गया था कि वो कितने लोगों की नसबंदी करवाएंगे। पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जबरदस्ती पकड़ती और ऑपरेशन करवाती। लाखों गरीब और मजबूर लोगों को बिना उनकी सहमति के नसबंद कर दिया गया। कई जगह तो पुलिस ने शादीशुदा पुरुषों को पकड़ कर ट्रकों में भरकर, अविवाहित पुरुषों को पकड़ कर अस्पताल में ले गए और जबरन ऑपरेशन करा दिए गए। इस पूरे समय में मीडिया पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थी। बीबीसी जैसी विदेशी एजेंसियां ही असल सच्चाई शायद दिखा पा रही थी। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने विरोध का रास्ता अपनाया, लेकिन उन पर तुरंत कार्रवाई कर दी गई। रेडियो और टेलीविजन सरकार का प्रचार तंत्र बन गए। जनता में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा था। विरोध की आवाजें भले ही दबा दी गई, लेकिन लोगों के दिलों में गुस्सा पनप रहा था। खासकर जबरन नसबंदी अभियान ने सरकार के खिलाफ माहौल और गरमा दिया।
उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश के गांव में पुलिस के डर से लोग घर छोड़कर भागने लगे। गांव में शादीशुदा पुरुष छिपने लगे ताकि उन्हें जबरन नसबंदी करवा नहीं दी जाए। इस अमानवीय फैसले की वजह से कांग्रेस के समर्थक भी इंदिरा गांधी से नाराज होने लगे थे, लेकिन इंदिरा गांधी को इन विरोधियों से ज्यादा चिंता सत्ता में बने रहने की थी। उन्होंने सोचा कि देश में अभी भी कोई इतनी ताकतवर चुनौती नहीं दे सकता जो उन्हें गद्दी से हटा सके। इसी बीच जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनावों की घोषणा कर दी। एक ऐसा फैसला था जिसने सभी को चौंका दिया। पिछले 2 सालों में जहां लोकतंत्र का नामो निशान मिट चुका था, वहां चुनाव की घोषणा किसी विस्फोट से कम नहीं थी। इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया? इसके कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह था कि उन्हें लग रहा था कि जनता अब उनके शासन को स्वीकार कर चुकी है और विपक्ष पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। दूसरा कारण यह था कि इमरजेंसी लागू करने के पीछे जो भी तर्क दिए गए थे, अब वे जनता के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा कारण था सुप्रीम कोर्ट का दबाव। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी की वैधता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और अब इंदिरा गांधी के पास चुनाव करवाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। चुनाव की घोषणा होते ही विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी का गठन किया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भी कई बड़े नेता इस नई पार्टी में शामिल हो गए। जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ खुलकर प्रचार किया, लेकिन ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं था। ये लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई थी। जनता के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वो इमरजेंसी के उस काले दौर को जारी रहने दे या फिर इसे खत्म करने के लिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दे। इंदिरा गांधी और उनके समर्थक सोच रहे थे कि वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। सरकारी मशीनरी उनके पक्ष में थी। कांग्रेस के पास संसाधनों की कोई भी कमी नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने 2 साल तक विरोध की हर आवाज को दबाकर रखा था, लेकिन वो जनता के गुस्से को भांपने में नाकाम रहे। गांव-गांव में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी थी। खासतौर पर उत्तर भारत में लोग संजय गांधी की नसबंदी नीति से बेहद नाराज थे। युवा, किसान, मजदूर, हर वर्ग कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने को तैयार था। मार्च 1977 में जब चुनाव के नतीजे आए तो ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर था। कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। उत्तर भारत में पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया। खुद इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी अपनी सीटें हार गए। जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। नई सरकार ने सबसे पहले इमरजेंसी के दौरान किए गए अन्यायों का हिसाब लिया। 42वें संविधान संशोधन में जो बदलाव किए गए उन्हें 44वें संशोधन के जरिए पलटा गया। अब से इमरजेंसी लगाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी और मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकेगा। देश भर में उन अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हुई जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान अत्याचार किए थे। कई पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं को जेल भेज दिया गया। संजय गांधी पर जबरन नसबंदी करवाने के आरोप लगे, लेकिन कुछ समय बाद ये मामले दबा दिए गए। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन इस बार वो पहले जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं रही। इमरजेंसी की यादें जनता के दिमाग में ताजा थी और कांग्रेस का पुराना जलवा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। आज जब हम 1975 की इमरजेंसी को याद करते हैं तो ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, ये एक सबक है कि कैसे लोकतंत्र की रक्षा करना जरूरी है। भारत ने उस दौर को झेला, सीखा और आगे बढ़ा, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं? क्या लोकतंत्र को फिर से कोई नेता अपनी मर्जी से कुचल सकता है? क्या जनता एक बार फिर चुप रहेगी या फिर विरोध करेगी? सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। इमरजेंसी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे हमें सीखना होगा ताकि भविष्य में कोई नेता इस देश को फिर से तानाशाही की ओर ना धकेल सके। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपके विचार हैं? क्या इमरजेंसी सिर्फ सत्ता में बना रहने की चाल थी या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर कोई समझ सके कि लोकतंत्र की कीमत क्या होती है।